नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का एग्री ज्ञानपीठ अकाडमी में। और आज के दिन जो फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स को लेके 3 वीडियो लेक्चर आपके हो चुके थे। ये आपका चौथा वीडियो लेक्चर है जो चल रहा था सेकंड सेमेस्टर का एग्री इकोनॉमिक्स। तो काफ़ी सिलेबस आपका हो गया था। सिलेबस बहुत बड़ा है इकोनॉमिक्स का, लेकिन एग्री ज्ञानपीठ के लिए सिलेबस बहुत ही छोटा है, क्योंकि इस हिसाब से क्वेश्चन निकाले जा रहे हैं कि जो एग्जाम ओरिएंटेड हों, जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो लखनऊ यूनिवर्सिटी, कानपुर यूनिवर्सिटी बार बार पूछती है और जो उसकी पूछने की आदत है। ठीक है, तो क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। इस चौथे वीडियो लेक्चर का पहला क्वेश्चन आपके सामने, मांग की मूल्य लोच का सूत्र क्या है? तो मांग की मूल्य लोच का सूत्र क्या है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, मात्रा में परिवर्तन की दर भाग मूल्य में परिवर्तन की प्रतिशत दर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि मांग की मूल्य लोच शून्य है, एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2, यदि थोड़ा जूम कर लें, यदि मांग की मूल्य लोच शून्य है तो मांग कैसी होती है? जब मांग की जो लोच मूल्य है वो शून्य हो जाएगी तो मांग भी शून्य हो जाएगी। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? शून्य लोचदार हो जाएगा। ठीक है, शून्य लोचदार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बोलता है कि शून्य लोचदार। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु की मांग में वृद्धि आय में वृद्धि के कारण होती है तो वह वस्तु कहलाती है। यानी किसी वस्तु की मांग में वृद्धि आय में वृद्धि के कारण होती है। भाई कोई भी वस्तु है, उसकी वस्तु में मांग काफ़ी हो रही है, और मांग क्यों बढ़ रही है? क्योंकि आय में वृद्धि हो रही है। आय बढ़ रही है। ठीक है, आय में वृद्धि हो रही है। मतलब लोग कहते हैं कि भाई सोने को खरीद लीजिए, सोना लगातार बढ़ता ही जा रहा है, या कोई जगह ज़मीन कहीं खरीद के डाल दीजिएगा, क्योंकि जगह ज़मीन हमेशा बढ़ता ही जाता है, घटता नहीं है। तो आय के कारण उसकी मांग बढ़ रही है, तो वह वस्तु क्या कहलाती है? सामान्य वस्तु। सामान्य वस्तु, ठीक है, वही वस्तु सामान्य वस्तु। तो आपको देखो, विलासिता वस्तु लगेगा नहीं, अवश्य वस्तु और सामान्य वस्तु में कन्फ्यूजन होगा, तो सामान्य नहीं, अवश्य नहीं बल्कि सामान्य वस्तु हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, जब दो वस्तुएं एक दूसरे की पूरक हों तो उनकी पारस्परिक लोच होती है। तो वो पूरक जो भी चीज़ होती है वो हमेशा ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो एक दूसरे का जो पूरक होता है, माना ए बी के पूरक हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इनका जो टोटल वैल्यू ऋणात्मक निकल के आएगा, माइनस निकल के आएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5, उत्पादन प्रक्रिया में उपयोगिता का निर्माण किसके माध्यम से होता है? किसके माध्यम से होता है? ऑप्शन नंबर बी, समय और स्थान परिवर्तन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, समय और स्थान परिवर्तन के द्वारा। निम्न में से कौन सा उत्पादन का कारक नहीं है? तो जाहिर सी बात है, उत्पादन के 4 कारक पढ़ लिए होंगे, लेकिन उसमें से सी नहीं था, बाजार नहीं था। आय लोच की धनात्मकता दर्शाती है कि वस्तु, ऑप्शन नंबर बी, वस्तु सामान्य होती है। उत्पादन के सीमांत प्रतिफल में वृद्धि का नियम किस अवस्था में लागू होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बढ़ता प्रतिफल में लागू होता है। बढ़ता प्रतिफल में यदि क्रॉस इलास्टिसिटी धनात्मक है तो वस्तुएं होती हैं। देखो, जब हमेशा जो क्रॉस इलास्टिसिटी होती है वो जब पॉजिटिव होती है, तब जो वस्तुएं होती हैं उनका प्रतिस्थापन होना शुरू हो जाता है। तो यदि क्रॉस इलास्टिसिटी धनात्मक है तो वस्तुएं क्या हो जाएंगी? तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? वस्तुओं का प्रतिस्थापन होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10, उत्पादन बढ़ाने के लिए सबसे अधिक आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है? तो कुशल प्रबंधन। भाई श्रम की संख्या बढ़ा लोगे तब भी नहीं होगा। हो सकता है श्रम आपने 15 कर लिए लेकिन काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, पूंजी निवेश कितना भी कर लो, जब तक कि उसमें कुशल श्रमिक नहीं होगे तब तक कहाँ से क्या होगा। मशीनरी कितना भी इकट्ठा कर लो, चलाने वाला जबकि ढंग का नहीं होगा तब कैसे क्या होगा। तो उत्पादन बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी क्या है? कुशल प्रबंधन, मतलब अच्छे तरीके से मैनेजमेंट करना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुशल प्रबंधन। अगला क्वेश्चन आपका, जब मांग की मूल्य लोच बराबर 1 होती है तो कुल आय में क्या परिवर्तन होता है? ऑप्शन नंबर सी, अपरिवर्तित रहती है। क्या रहती है? अपरिवर्तित। यदि आय बढ़ने पर मांग घटती है तो वस्तु को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी, अधोमूल्य वस्तु कहते हैं। अधोमूल्य वस्तु, यही अधोमूल्य वस्तु है। क्रॉस इलास्टिसिटी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो जब भी क्रॉस इलास्टिसिटी आए तभी प्रतिस्थापन वस्तुएं हो जाएगा। उत्पादन के निम्नलिखित का चरणों में से कौन सा चरण सबसे पहले आता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सबसे पहले हम विनिर्माण करेंगे। विनिमय तो सबसे अंत में करेंगे ना, वितरण भी विनिमय से पहले वितरण कर देंगे, फिर उपभोग। ठीक है, इस तरीके से ये चलेगा, और क्रम लगाने को भी बोल सकता है मित्रों। स्थायी पूंजी का एक उदाहरण क्या है? तो स्थायी पूंजी ट्रैक्टर होता है। देखो, बीज तो खेत में पड़े जाएंगे, बीज को स्टोर थोड़ा करके रख सकते हो सालों। ट्रैक्टर एक ऐसी चीज़ है भाई, काफ़ी दिनों तक रहता है, 10-15 साल रहता है। कीटनाशक खाद ये रहने वाली स्थायी चीज़ें नहीं, बिल्कुल। सीमांत उत्पाद शून्य कब होता है? ऑप्शन नंबर बी,
जब कुल उत्पाद अधिकतम होता है, ठीक है, जब कुल उत्पाद जो होता है वो ज़्यादा होगा तब सीमांत, मतलब कुल उत्पाद ज़्यादा तो सीमांत उत्पाद शून्य, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। निम्न में से कौन सा उत्पादन का मानव निर्मित कारक है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पूंजी। उत्पादन का मानव निर्मित, भाई मानव भूमि थोड़े नहीं बनाएगा, श्रम थोड़े मानव बनाएगा, प्रकृति, तो ऑप्शन नंबर सी पूंजी जो है भाई, हम मान लिया कि इंसान है, इंसान कहीं भी जाएगा थोड़ा मेहनत कर देगा पैसा मिलेगा, पूंजी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, यदि कुल उत्पाद बढ़ रहा है और सीमांत उत्पाद घट रहा हो तो यह स्थिति क्या कहलाती है? तो भाई घटता प्रतिफल यही होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, घटता प्रतिफल, एग्जाम ओरिएंटेड, सिलेबस ओरिएंटेड, जितना भी कहूँ उतना ही इंपॉर्टेंट। एक किसान द्वारा खेत की सिंचाई करवाना किस प्रकार की उपयोगिता का निर्माण करता है? बताओ, ये किसान जो है अपने खेत में सिंचाई करवा रहा है तो कौन सी उपयोगिता है? तो रूप उपयोगिता, भाई रूप उपयोगिता नहीं आएगी, अभी रूप उपयोगिता बता देंगे। स्थान की उपयोगिता, स्थान की उपयोगिता क्या है? वो तो खेत ही है। समय उपयोगिता, भाई खेत में पानी लगा रहे तो समय की उपयोगिता क्या है? समय तो खत्म हो गई है, वो कहलाएगी सेवा उपयोगिता, ठीक है। एक किसान द्वारा खेत की सिंचाई करवाना, एक किसान तो खेत की सिंचाई करवाना, समझ रहे हो, तो वो क्या है? सेवा उपयोगिता, वो सेवा ले रहा है। श्रम एक प्रकार का है, क्या है? ऑप्शन नंबर बी गतिशील उत्पादन कारक, ठीक है, गतिशील उत्पादन कारक। यदि किसी वस्तु की मांग लोचपूर्ण, यदि किसी वस्तु की मांग पूर्ण लोचशील है तो मांग वक्र कैसा होगा? तो मांग वक्र क्षैतिज हो जाएगा, क्षैतिज हो जाएगा भाई, क्षैतिज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 22 नंबर, उत्पादन प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा होता है? तो प्रबंधन। कितनी बार पढ़ोगे भैया? प्रबंधन। अगला है क्वेश्चन आपका 23, पारस्परिक लोच की ऋणात्मकता दर्शाती है कि वस्तुएं हैं कैसी हैं? पूरक होती हैं। और अभी बताइए था पारस्परिक लोच की जो ऋणात्मक होगी तो उसका संबंध पूरकता से होगा, पूरकता से होगा, पूरकता से होगा। बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। 24 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन उत्पादन की प्रक्रिया नहीं है? तो भाई खपत नहीं है, खपत नहीं है। उत्पादन करोगे तो उत्पादन बढ़ेगा, निर्माण में भी उत्पादन बढ़ता है, परिवहन में भी उत्पादन बढ़ता है, कृषि करोगे उत्पादन। खपत मतलब आप खा रहे हो भैया, खपत मतलब झोंक रहे हो, जैसे ईंधन की खपत, तमाम चीज़ों की खपत, तो खपत का संबंध उत्पादन से कहाँ होगा भाई? तो अगला क्वेश्चन, एक सेकंड, अगला क्वेश्चन, हाँ अगला क्वेश्चन 25 नंबर, कुल उत्पाद कब अधिकतम होता है? ऑप्शन नंबर ए, जब सीमांत उत्पाद बराबर 0 हो जाता है तभी कुल उत्पाद अधिकतम हो जाता है, तभी कुल उत्पाद अधिकतम हो जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन, उत्पादन की प्रक्रिया में भूमि किस प्रकार की पूंजी मानी जाती है? उत्पादन की प्रक्रिया में भूमि किस प्रकार की पूंजी मानी जाती है? मित्रों, साथियों, भाइयों, बहनों, 26 का ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक। प्राकृतिक हो जाएगा। उत्पादन की प्रक्रिया में भूमि को प्राकृतिक पूंजी माना जाता है, प्राकृतिक पूंजी माना जाता है। तो ए नंबर क्वेश्चन लगा लियो मेरे भाई। 27 नंबर क्वेश्चन, आई लोच इक्वल टू 0 का अर्थ होता है, यानी आई लोच 0, आई लोच अगर आपकी 0 है तो उसका अर्थ क्या होगा भाई? आई लोच जो है भैया 0 है तो उसका अर्थ क्या होगा? तो 0 है तो मांग स्थिर है। 1 की बात नहीं कर रहा है, 2 की नहीं कर रहा है, 0 की बात कर रहा है, मांग स्थिर। 0 जब भी होता है तभी वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी, ठीक है, परमानेंट। अगला क्वेश्चन, बस बहुत सही भाई। 28 नंबर क्वेश्चन, लाभ अधिकतम तब होता है जब सीमांत लागत इक्वल टू सीमांत आय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भैया, ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे और कोई नहीं कर पाएगा, वही कर पाएगा जो एग्री ज्ञानपीठ अकेडमी में देखा होगा, एकेडमी में आया होगा, ज्वाइन किया होगा, वही आएगा मित्रों, वही आएगा। 28 का ऑप्शन नंबर बी, बहुत शानदार। जब सीमांत उत्पाद ऋणात्मक हो तो कुल उत्पाद क्या होता है? कुल उत्पाद घटता है, ये भी देख चुके हो भाई। भूमि की आपूर्ति किस प्रकार की होती है? किस प्रकार की होती है? तो भूमि की आपूर्ति आलोचशील होती है। ऑप्शन नंबर सी लगा लियो, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु की मांग में मूल्य परिवर्तन का कोई प्रभाव ना पड़े तो वह वस्तु होगी कैसी होगी? अत्यावश्यक होगी, अत्यावश्यक। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु का मूल्य बढ़े और उसकी मांग भी बढ़े तो वस्तु कैसी होगी? ऑप्शन नंबर डी, गिफन वस्तु। यानी यदि किसी वस्तु की मूल्य भी बढ़े और उसकी मांग भी बढ़े, मान लिया कोई ऐसी वस्तु जिसके मूल्य बढ़ते जा रहे हैं, मूल्य बढ़ते जा रहे हैं और मांग भी बढ़ती जा रही है, ठीक है, तो क्या होगी भाई? गिफन वस्तु होगी, गिफन वस्तु, गिफन वस्तु। समझ लीजिएगा। अब उदाहरण बताएं आज अपने दिमाग से कि गिफन वस्तु उदाहरण आज के दिन कौन है, सबसे बड़ी गिफन वस्तु क्या है? थोड़ा दिमाग लगाओ। प्रतिफल की 3 अवस्थाएं होती हैं।
ऑप्शन नंबर सी बढ़ते नियत घटते। बढ़ते भी हैं, नियत भी है, घटता भी है, यही प्रतिफल होता है। कभी बढ़ता, कभी घटता, कभी नियत रहता, तो यही होता है प्रतिफल, यही होता है प्रतिफल फार्मूला। कुल उत्पाद और औसत उत्पाद के बीच संबंध क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी है, जब औसत बढ़ रहा हो तो सीमांत अधिक होता है, सीमांत अधिक होता है। बी नंबर, कृषि में पूंजी की विशेषता होती है, कृषि में पूंजी की विशेषता होती है, तो कृषि में पूंजी की विशेषता अल्पकालिक रूप से काम करती है, अल्पकालिक। उत्पादन की प्रक्रिया में उपभोक्ता की भूमिका होती है, तो उपयोगिता निर्माता का कार्य करता है। उपयोगिता किसका कार्य करता है? निर्माता का। उत्पादन के सिद्धांतों में सीमांत उत्पाद की उपयोगिता घटती है, या सिद्धांत किससे संबंधित है? तो भैया उत्पादन से संबंधित है ये सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी। इलास्टिसिटी एक होने पर मांग को क्या कहते हैं? तो भाई अतिलोचशील होती है, अतिलोचशील होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मजदूर द्वारा किया गया कार्य किस प्रकार की पूंजी का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर ए मानव पूंजी। जाहिर सी बात है, मजदूर करेगा तो मानव करेगा, मानव करेगा तो मानव पूंजी। इनपुट आउटपुट विश्लेषण किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी संसाधन आवंटन के लिए। भाई देखो इनपुट आउटपुट दोनों चीज़ कंप्यूटर में क्या होता है? कंप्यूटर में आप इनपुट डालते हो, आउटपुट मिलता है आपको, ठीक है। उसी तरीके से मनुष्य भी, मनुष्य को खाना पीना खाओ, ठीक है, मतलब मतलब डिफाइन करने के लिए कई ढंग से कर सकते हैं। 41 नंबर 41, जब किसी वस्तु की मांग बहुत विलोशील होती है तो उसका मूल्य परिवर्तन मांग पर कैसा प्रभाव डालता है? तो कैसा प्रभाव डालता है? ऑप्शन नंबर बी, मांग में बड़े परिवर्तन होते हैं साथियों, मांग में बड़े परिवर्तन होते हैं। अगला क्वेश्चन 42, कुल उत्पाद के अधिकतम स्तर पर सीमांत उत्पाद शून्य होता है, शून्य होता है, ऑप्शन नंबर सी। कुल उत्पाद के अधिकतम स्तर पर सीमांत उत्पाद शून्य हो जाएगा, शून्य यानी जीरा हो जाएगा, जीरा हो जाएगा, जीरा हो जाएगा, बहुत बढ़िया। इनपुट आउटपुट संबंध का अध्ययन मुख्यतः किस क्षेत्र में किया जाता है? तो भाई उद्योग में करोगे, जैसा इनपुट में दोगे वैसा आउटपुट निकलेगा। कर तो आप कृषि में भी लोगे, कर तो व्यापार में भी लोगे, कर तो समाजशास्त्र में भी लोगे, लेकिन यहाँ पर बी उत्तर चिपका दिया है, तो बी आपको बांध के ले जाना है। 44 नंबर क्वेश्चन है मित्रों, जब मांग की आय लुच इक्वल टू 10 होती है, 1 होती है, तो आय में वृद्धि से कुल खर्च पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुल खर्च अपरिवर्तित रहता है, हमेशा कुल खर्च नहीं बदलता है मित्रों। श्रम की उत्पादकता में वृद्धि के कारण किन लाभों की प्राप्ति होती है? तो कुल उत्पाद में वृद्धि होती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुल उत्पाद में वृद्धि होती है। मूल्य लोच की अधिकता किसे दर्शाती है? किसे दर्शाती है भैया? ऑप्शन नंबर बी, मूल्य में वृद्धि पर मांग में अधिक कमी आती है। अगला क्वेश्चन, उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसका सुधार सबसे अधिक आवश्यक है? ऑप्शन नंबर बी, श्रम कौशल का। यदि किसी वस्तु के उत्पादन में सीमा लागत बढ़ती है तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, उत्पादन घटेगा, उत्पादन घटेगा, सी हो जाएगा, बी नहीं होगा, सी हो जाएगा लाल मेरे। अगला है क्वेश्चन आपका 49, उत्पादन की प्रक्रिया में संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी, उत्पादन क्षमता को कहते हैं, उत्पादन क्षमता को। इनपुट आउटपुट विश्लेषण में किसे प्राथमिक ध्यान दिया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, संसाधनों के वितरण का ध्यान दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन ही क्या 50 क्वेश्चन आपके पूरे हो गए इस चौथे वीडियो लेक्चर में। तो आपका एग्रो इकोनॉमिक्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, काफ़ी ज़्यादा आपका सिलेबस हो गया है, 60% से ऊपर कवर हो गया है। कुछ सिलेबस रह गए, कुछ वीडियो रह गए हैं। तो मित्रों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, दिल पे हाथ रख के कहो, और अपने मम्मी पापा को एक बार सोचो कि कोई इतनी मेहनत करता है, अगर 4 से 5 वीडियो बनाने पड़ जाएँ 20-25 पेज के, तो पूरा दिन निकल जाता है। यहाँ तो पता नहीं कितना वीडियो बनाना होता है, कितनी रिसर्च करनी पड़ती है। तो अगर आप लोग खुद से ईमानदार होंगे तभी आप लोग अगली बार मेहनत सफल होंगे। तो मेहनत तो सभी करते हैं, एक बात होती है ईमानदारी के साथ पढ़ना, लेकिन यही होता है ईमानदारी। हम तो विश्वास करते हैं कि आप लोग मेरी ईमानदारी को समझ रहे होंगे, लेकिन हमने कैसे समझे? अब 200-300 लोग वीडियो देख डालते हैं, एक वीडियो 300 लोग देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब कितने हैं? 20, 25, 30। तो ये समझ सकते हो ना कि सब्सक्राइब मतलब ऐसा तो है नहीं कि आपको कंटेंट कोई घटिया कंटेंट हो रहा है, घटिया कंटेंट को आप अनसब्सक्राइब कर सकते हो, लेकिन ये आपको फ़ायदेमंद ही देगा। अभी मैं कंटिन्यू बैग से संबंधित काफ़ी वीडियो लाने वाला हूँ, कई सारे ऐसे वीडियो लाने वाला हूँ जो आपको नहीं मिलते हैं, जो आपको सही डायरेक्शन नहीं दे सकते हैं। और जब आप सब्सक्राइब किए होंगे तब आपके नोटिफिकेशन में वही वीडियो आ जाएगा और आपके नज़रों में पड़ेगा, तो हो सकता है उसी वीडियो से आपकी ज़िंदगी बदल जाए। कई सारी चीज़ें हो सकती है, मैं कहता नहीं ज़िंदगी बदलेगी, लेकिन खुद से तो ईमानदार होगे, ऊपर वाला भी देखेगा कि हाँ ये खुद से ईमानदार है। तो खुद से ईमानदारी यही होती है मित्रों, तभी आप सफल हो जाओगे। और फिर कोई पैसा लगता हो 10 रुपये, 5 रुपये, 400 रुपये,
तो फिर मत करना भाई, मत करना, हो सकता है पैसे कट जाएँ आपके। तो इतना तो इस तरह सोच ही लिया करो। तो अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको सारी पीडीएफ जो हैं वो फ्री मिल जाती हैं और वहाँ से ज्वाइन करने के बाद में पढ़ सकते हैं। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना। टेक केयर, बाय बाय।